नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। अगर आप किसी गलतफहमी में अभी भी जी रहे हैं कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में चीजें सुधर जाएंगी, तो वो केवल गलतफहमी है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो मोदी जी के विधायक हैं, मोदी जी के जो एमपीज हैं, मोदी जी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि इतना मनोबल उनका पिछले 10 सालों में बढ़ा हुआ नहीं नजर आया। जो बातें उन्होंने पिछले 10 सालों में नहीं कही होंगी, अब वो बातें कहने के लिए मजबूर हो गए हैं या जानबूझकर एक बहुत ही अग्रेसिव कम्युनल एजेंडा को एक स्टेट पॉलिसी के तहत चलाने की ये कोशिश है। हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति भी हो, जिसके वजह से उनके जो एलाइज हैं, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान चुप है, जेडीयू चुप है, चंद्रबाबू नायडू चुप है। और इस समय बीजेपी के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके की ऊल जलूल बातें और कितनी घृणात्मक बातें मुसलमान समुदाय के लिए करते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो। अब आज बात करते हैं महाराष्ट्र के विधायक नीतेश राणे के बारे में, जो कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया और वो उनका बयान काफी वायरल हो रहा है। अहमदनगर में एक कार्यक्रम था और हिंदू संकल्प समाज का, उस कार्यक्रम के समर्थन में वो आए थे। और अभी आपने हाल में देखा था कि एक संत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, धर्मगुरु रामगिरी महाराज, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी की थी, जिसके चलते तमाम देश के जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी, मुस्लिम संस्थाएं थी, वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी अलग अलग देश के हिस्सों में। तो रामगिरी महाराज के समर्थन में एक तबका उतरा। महाराष्ट्र में चुनाव है, चुनाव में ध्रुवीकरण करना है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होता। तो स्वामी रामगिरी महाराज के समर्थन में कुछ लोग उतर आए और ये कार्यक्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू संकल्प समाज का ये कार्यक्रम था, जिसमें नीतेश राणे पहुंचे थे। और उन्होंने क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैं उनकी बातें आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा, तो किसी भी इंसान को जिसको कि नैतिकता का जरा सी भी एहसास है, नैतिकता का जरा से इल्म है, तो उनकी बात को सुनकर शर्म के मारे सिर झुक सकता है। लेकिन नीतेश राणे का मनोबल बढ़ा हुआ है और सीना चौड़ा करके, अपनी छाती को ठोक करके वो क्या बात कहते हैं। इसी कार्यक्रम में नीतेश राणे ने एक भड़काऊ भाषण दिया और उन्होंने क्या कहा, मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं। मैं अपने तरफ से एक भी शब्द इसमें ऐड नहीं करूंगी, कोट्स में मैं लिख रही हूं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे रामगिरी महाराज के बारे में किसी ने कुछ भी कहा, फिर वो थोड़ी देर मराठी बोल रहे थे और मराठी बोलते बोलते उन्होंने कहा कि अरे भाई, वो तो ये कहेंगे कि मैं मराठी में बोल गया, इसलिए उनकी भाषा सुनिए, तेरे को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में मैं धमकी देकर जा रहा हूं। और वो क्या कहते हैं धमकी भरी भाषा में, कि अगर तुमको कोई बात नहीं समझ आई, अगर तुमने कुछ भी स्वामी रामगिरी के खिलाफ कुछ भी बोला, तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे। इतना ध्यान रखना। ये कोट अनकोट वाला मैं आपको ये लाइन बता रही हूं कि ये लाइन वाकई में बीजेपी के विधायक नीतेश राणे ने कही है, यानी कि मस्जिदों में घुसकर वो चुन चुन कर मारने की बात कर रहे हैं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। इसे आप क्या कहेंगे? नरसंहार का ऐलान खुले आम छाती ठोककर चुनावी राज्य में एक बीजेपी का विधायक कर रहा है। चुनाव आयोग चुप है, हालांकि उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 अलग अलग जगह पर यह बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आप ऐसे गुंडों, ऐसे तत्वों के लिए क्या बोलेंगे जो बीजेपी में समय पनप रहे हैं? केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, एक ऐसे केंद्रीय मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके बेटे को इतनी जानकारी नहीं है कि चुनाव के दौरान अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं भी हो, तो आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुसलमान समुदाय के लिए करते हैं और आप ये कहते हैं, उनके समर्थन में कूदते हैं। स्वामी रामगिरी महाराज के लिए कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ किसी ने बोला तो मस्जिदों में घुस घुस कर हम चुन चुन कर मारेंगे। वो
वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी कहा तो हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, मस्जिदों में घुसकर मारेंगे? ये भाषा किसी एक विधायक, एक सभ्य विधायक की नहीं हो सकती। ये गुंडे, ये मवालियों की भाषा हो सकती है। और क्या ऐसे मवाली बीजेपी में पनप रहे हैं? क्या ऐसे मवालियों की ये भाषा, क्या मोदी जी इससे इत्तेफाक रखते हैं? आज यही सवाल सबसे है। जब से नीतीश राणे का ये बयान वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके के लोगों को पाल रखा है बीजेपी ने। ये बीजेपी का विधायक है या फिर नरसंहार का खुला ऐलान एक मंच से कर रहा है? तो ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है या हिंदुत्ववादी एजेंडा आप जिसे कहेंगे, ये किस काम का है जो कि देश को बांटने पर तुला हुआ है? और महाराष्ट्र में की भूमि पर ये बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका केवल और केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए नीतीश राणे ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्वामी रामगिरी के पैरोकार इतने बड़े पैरोकार बन गए हैं कि वो इस तरीके का बयान करेंगे। वो केवल और केवल उनको ये पता है कि इससे बीजेपी को चुनावी लाभ होगा, इसलिए वो खुले मंच से इस तरीके की बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब अगर आप नीतीश राणे का रिकॉर्ड देखें तो नीतीश राणे का जो ये रिकॉर्ड है, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। मैं अब आपको बताती हूं कि कब कब नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा है, और वो भी बहुत ही ऊल जलूल तरीके से उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। ये पहला विवादित बयान नहीं है। अब आपको डेट वाइज मैं बताती हूं किस तरीके के बयान उन्होंने कब कब दिए हैं। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं की बैठक में नीतीश राणे ने कहा था, अगर 4 जून को, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, अगर 4 जून को मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो सरपंच पैसा मांगने न आए। तुम्हें अभी जितने वोट मिले हैं, मुझे उससे ज्यादा वोट चाहिए। ये पहला उनका विवादित बयान था जो अभी मैं वो आपको बता रही हूँ। जून 2023 में नीतीश राणे ने कहा था, अगर कोई ओवैसी की जबान काट कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। उनका यह बयान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा की सदस्यता लेते समय जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद आया था। मई 2023 नीतीश राणे ने संजय राउत को सांप कहा था। उन्होंने ये कहा था कि संजय राउत एक सांप है और राजनीतिक रूप से वो उद्धव ठाकरे को खत्म करना चाहते हैं और वो जल्दी उद्धव ठाकरे को छोड़कर एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। तो ये उनके कुछ विवादित बयान हैं जो अभी हाल के बयान हैं, यानी कि ये रिपीट ऑफेंडर हैं। ये जाने जाते हैं इस तरीके के विवादित बयान देने के लिए और जानबूझकर देते हैं इसमें कि चुनावी लाभ हो। अब जो आज इन्होंने बयान दिया, जो इसकी बात आज वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिदों में घुस घुस कर हम लोगों को मारेंगे, उसके लिए उनकी 2 एफआईआर इस पर दर्ज हुई है। और एआईएमआईएम के जो नेता हैं वारिस पठान, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने ये कहा है, और मैं एग्जैक्टली पढ़ना चाह रही हूँ उन्होंने क्या कहा। भाजपा सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहती है। ये एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने नीतीश राणे का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहती है। नीतीश राणे का भाषण भड़काऊ है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा काफी आप ये देखेंगे कि अब बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे उनके मुख्यमंत्री हों, उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बुलंदी पर है कि अब वो कुछ भी कह सकते हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि अब वो देश छोड़ने के लिए मजबूरी कर देंगे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, हाल में योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था। बांग्लादेश के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, और उन्होंने कहा था कि हमें एकजुट रहना होगा, नेक रहेंगे तो रहेंगे। इस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के संदर्भ में की थी कि बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, और अगर इस तरीके से हम कटेंगे और बटेंगे वाला जो उनका बयान है, वो यही कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जैसा हाल हमारा हो जाए। ये तो एक मुख्यमंत्री की मैंने आपको बात की। दूसरे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा, 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने ये कहा था कि असम को हम मियाओं की भूमि नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा था कि ये मैं इंश्योर करूंगा और मैं इसमें निष्पक्ष नहीं रहूंगा। खुले असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने ये बात कही थी कि असम पर मियां लोगों का कब्जा मैं नहीं होने दूंगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोअर असम के लोग अपर असम में कैसे जा सकते हैं। अब बताइए, ये कितना शर्मसार बयान। एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से बोल रहा है, आखिर उसको क्या लाभ हो रहा है?
सिवाय इसके कि वो चुनाव को प्रभावित कर सके अपने भड़काऊ भाषणों से, केवल इसलिए कि चुनाव में ध्रुवीकरण करा सके। अब झारखंड के वो इंचार्ज हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने किस लिहाज से ये बयान दिया होगा और पूरा ध्रुवीकरण का माहौल वो बनाना चाहते हैं, इसी लिहाजे से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। योगी आदित्यनाथ की मैंने आपको बताई थी बात। और इसके अलावा मैं एक और मुख्यमंत्री का जिक्र करना चाहती हूं कि 26 अगस्त को एमपी के जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने कहा था, भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, जो यहाँ का खाता है कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। तो अब इस तरीके के बेतुके बयान, और ये 3 मुख्यमंत्रियों के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए। हिमांता बिस्वा शर्मा का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उन्होंने कहा कि हम असम की भूमि को मैं मियाओं की भूमि नहीं बनने दूंगा, कटेंगे तो बटेंगे का योगी आदित्यनाथ का आता है। तो ये जो खुले नरसंहार की जो एक आवाहन किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, तो क्या बीजेपी अब अपने मुस्लिम विरोधी एजेंडे को और उग्र बनाती जा रही है? उग्र मैं इसलिए कह रही हूं कि अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्योंकि पहले एक समय था, पिछले 10 सालों में आपने देखा कि कभी गौरक्षक, कभी कोई हिंदुत्ववादी गैंग का सदस्य इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता था। लेकिन अब जब मुसलमानों के घर को डिमोलिश किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो पुलिस और प्रशासन दोनों एकजुट हो गए हैं और इस तरीके के खुले आह्वान दिए जा रहे हैं। तो खुले आह्वान का मतलब क्या है? उनको क्या पार्टी से इस चीज के लिए अनुमति दी गई है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई नीतेश राणे जैसा विधायक अपने मन से इस तरीके से खुले आह्वान दे रहा है कि भाई मैं मस्जिदों में घुसकर और अब मैं एक एक को मारूंगा। इस बात की अनुमति उनको पार्टी से मिली होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक राजनीतिक एजेंडा सेट किया जाता है, एक रणनीति बनाई जाती है कि किसको क्या बोलना है किस मसले पर। तो जाहिर सी बात है कि स्वामी रामगिरी के महाराज के जो कमेंट्स थे पैगंबर मोहम्मद के बाद, और वो बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट्स थे स्वामी रामगिरी। पहली बात तो ये कि रामगिरी ने इस तरीके का कमेंट क्यों किया? अब उनका एजेंडा क्या था? हिंदुत्ववादी जो एजेंडा वो चला रहे थे। अब उसी के काउंटर में अगर एक रिएक्शन होता है मुस्लिम समाज की तरफ से, तो फिर आप उनको ये कहते हैं कि हम मस्जिदों में घुसकर आपको मारेंगे। तो ये कहाँ का औचित्य है? और क्या ये एक सभ्य लोकतांत्रिक देश में क्या इसी तरीके से समुदायों को बांटा जाता है, उनको काटा जाता है? जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी जी कर रहे हैं या फिर आज नीतीश राणे की जो ये भाषा है, ये इसीलिए है क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको श्रेय केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहा है, उनको आरएसएस का श्रेय है, उनको प्रधानमंत्री मोदी का श्रेय है, उनको गृह मंत्री अमित शाह का श्रेय है, सबका समर्थन प्राप्त है। और इसीलिए छाती ठोक कर सीना चौड़ा करके वो ये कहते हैं कि अगर स्वामी रामगिरी जी के खिलाफ आपने कुछ भी कहा तो फिर एक एक को चुनकर मैं मस्जिद में घुसकर मारूंगा। इस तरीके का बयान आप क्या कहेंगे? एफआईआर तो दर्ज हो गई है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इस समय तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी लगा नहीं है महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां के चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। लेकिन चुनावी राज्य में इस तरीके की बयानबाजी करना, क्या आप जम्मू कश्मीर में और हरियाणा के चुनाव को भी प्रभावित करेंगे इसी तरीके का बयान देके उल जलू तरीके से? महाराष्ट्र में जिस तरीके की राजनीतिक जमीन बीजेपी की दिख रही है, वहां पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, और जो बची कुछ कसर थी वो शिवाजी की मूर्ति ढहने के बाद वो भी पूरी हो चुकी है। और अब तो कई लोग इस बात को कहने लगे हैं कि बीजेपी का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो अगर सूपड़ा साफ नजर आ रहा है तो इस तरीके के ध्रुवीकरण के एजेंडे का सहारा बीजेपी क्यों ले रही है और समाज में और नफरत का इंजेक्शन लगाने का काम क्यों कर रही है? और जब तक नीतीश राणे जैसे लोग इसी तरीके से नफरत के इंजेक्शंस लगाते रहेंगे, बीजेपी कभी सुधरेगी नहीं। बीजेपी का जो ध्रुवीकरण का एजेंडा है वो कभी भी सफल होगा या नहीं होगा अब तो ये नहीं पता है, क्योंकि जो कम्युनल कार्ड था वो 2024 के चुनाव में तो चला नहीं, अयोध्या हार गए, उसके बाद राम मंदिर का कार्ड चला नहीं। तो अब अगर नफरत भरे इंजेक्शंस बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही है, या बीजेपी के नेता जैसे कि ये विधायक नीतीश राणे इस तरीके के नफरत के इंजेक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बीजेपी को समझना पड़ेगा कि इस तरीके की भाषा से उसका क्या लाभ होगा। उल्टा जो विश्व की का जो ग्लोबल मीडिया है वो भी इस समय बीजेपी की थू थू करेगा कि किस तरीके से आप एक खास समुदाय के लोगों के बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि उनकी जो पूजा का स्थल है यानी कि मस्जिदों में घुसकर आप एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। तो क्या फर्क रह गया आज नीतीश राणे में और साध्वी प्रज्ञा में? या फिर ऐसे कई नमूने
जो इसके पहले पिछले 10 सालों में आपने देखे हैं, एक से एक स्वामी लोगों ने एक से एक उल-जलूल बयान दिया है, तो आज उनमें और नीतेश राणे में क्या फ़र्क है? क्या ये हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश नहीं है? और क्या इस कोशिश में बीजेपी अपने आप को सफल पाएगी या वाक़ई में बीजेपी को अपना मुँह छुपाकर कहीं न कहीं भागना पड़ेगा? इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लेकिन ये जो बयान है, ये काफ़ी आज वायरल हो रहा है और इस पर काफ़ी लोग इसको लेकर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कुछ टिप्पणियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि विनोद कापड़ी ने ट्वीट लिखा है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विनोद कापड़ी ने लिखा है कि मस्जिदों के अंदर घुसकर चुन-चुन कर मारेंगे, खुलेआम नरसंहार की धमकी देने वाला ये विभत्स आदमी। और नरेंद्र मोदी और नीतीश राणे दोनों को टैग किया है उन्होंने और कहा है कि मोदी ने ही ऐसे गुंडा तत्व को हिम्मत दी है। मोदी को जरा भी संविधान की चिंता है तो इस आदमी को जेल भेजकर दिखाएं। ये विनोद कापड़ी का बयान है। उसके बाद कई और लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव, वारिस पठान का मैंने आपको बताया, वारिस पठान ने लिखा है कि इस भड़काऊ भाषण देने पर नीतीश राणे के खिलाफ अब तक 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। इसको हिरासत में कब लिया जाएगा या रामगिरी की तरह इसे भी छोड़ दिया जाएगा? रामगिरी तो खुलेआम छूट रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जहां मन में आ रहा है वहां पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं और उसका एक रिएक्शन हर जगह देखने को मिल रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आज महाराष्ट्र में जो ये हिंदू संकल्प समाज का एक कार्यक्रम था, उसके समर्थन में कूदे थे नीतीश राणे। अब इनको किसने कहा था उतरने के लिए? पार्टी ने तो अनुमति दी होगी ना, या अपने आप ही वो चले गए? रामगिरी के इतने बड़े वो पैरोकार बन गए कि इस कार्यक्रम में वो कूद पड़े। तो कहीं ना कहीं पार्टी की रजामंदगी, पार्टी की अनुमति इसमें इन्वॉल्व है। पार्टी की ये रणनीति है कि भाई अब ज्यादा कुछ हमारे पास बचा नहीं है, जो बचा खुचा कार्ड है कम्युनल कार्ड, उसको खेल लो, जितनी सीटें आ जाए उसको एक आशीर्वाद समझ के ले लो। तो ये उसी की कवायद है। नीतीश राणे जैसे लोग उस छोटे संख्या के वोट को पाने के लिए समाज में कितनी नफरत घोल रहे हैं, और आप इतनी सी नफरत घोलते हैं तो देश को आप कितने साल पीछे लेकर चले जाते हैं। क्या इसका अंदाजा है नीतीश राणे को? क्या नीतीश राणे को मोदी जी जेल भेजेंगे? क्या मोदी जी उनको बुलाकर ये पूछेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किस तरीके के बयान तुम दे रहे हो? मोदी जी कभी ऐसा नहीं करते। मोदी जी की प्रवृत्ति में है ही नहीं कि वो ऐसे लोगों को बुलाएं और उनसे सवाल करें, क्योंकि मोदी जी को ना सवाल करना पसंद है और ना मोदी जी को सवाल सहना पसंद है। ऐसे लोग भी उनको पसंद नहीं है जो उनसे सवाल करते हैं। तो ये तो मेरी बहुत जुर्रत आज मैंने कर ली कि नीतीश राणे के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोग बना रहे होंगे, मेरी जैसी हिम्मत कर रहे होंगे, लेकिन सवाल वहीं पर आकर एक अटक जाता है कि कैसे हिम्मत पड़ी नीतीश राणे जैसे गुंडों की, जो आज इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मस्जिदों में घुसकर हम आपको चुन चुन कर मारेंगे। आज नीतीश राणे को क्या जेल भेजेंगे? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करूंगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।